ओमेगा हीट वेव ने यूरोप को भट्टी बना दिया। पेरिस 40 डिग्री के पार, फ्रांस में मौतें और कई कंट्रीज हाई अलर्ट पर। कि हमारे पास शायद अब 10-20 साल भी नहीं बचे हैं एक सामान्य जीवन जीने के। शायद अब आखिरी 2 साल हैं जिसमें आप कुछ कर भी सकते हो इस क्राइसिस को मिटिगेट करने के लिए। जहां है वहां भी रोकने के लिए बस 2 ही साल बचे हैं। अब तापमान सिर्फ इसलिए बढ़ेगा क्योंकि तापमान बढ़ा हुआ है। आप इस तरह के एक स्पाइरल में एंटर कर चुके हो। पिछले साल के 365 दिनों में लगभग 350 दिनों में भारत में ही कोई ना कोई एक्सट्रीम वेदर इवेंट हुआ है। इस साल जितनी लंबी हीट वेव है इतनी पहले कभी नहीं देखी गई। ये सब क्या हो रहा है? ये क्लाइमेट क्राइसिस है। हमारे बच्चे एकदम नारकीय जीवन जीने वाले हैं। वो पीढ़ियां बीत गई जिन्होंने पृथ्वी पर किसी तरीके का संतुलन देखा था। आसमान आग उगलेगा, पृथ्वी ही इस सिरे से बंजर हो जानी है। शहर ही नहीं देश के देश डूब जाने हैं। क्लाइमेट माइग्रेशन इस सदी की बड़ी से बड़ी त्रासदियों में होगा। करोड़ों अरबों लोग अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगहों पर जाने को मजबूर हो जाएंगे। आज के शहर कल की रेगिस्तान है, उन्हें छोड़ना पड़ेगा। ये नदियां सब सूख जानी है। नदी किनारे जितने शहर बसे थे उन्हें शमशान होना पड़ेगा। ये है आने वाली पीढ़ी का भविष्य। आपको बता दिया जाए आप घर में सिगरेट पीते हो, आपको बता दिया जाए आपके बच्चे के फेफड़े में कुछ समस्या है, बच्चा मर जाएगा, आप कहोगे मुझे तो ज़बान पे सिगरेट लग गई है, मैं तो सिगरेट पीऊंगा ही पीऊंगा। कहोगे क्या? आप छोड़ दोगे? आप न जाने कितनी चीज़ें छोड़ दोगे अगर आपको बता दिया जाए कि उन चीज़ों का छोड़ना ज़रूरी है आपके बच्चे की ज़िंदगी के लिए। ये बात जनरल अवेयरनेस में आ नहीं रही है पब्लिक में कि हमारे बच्चे एकदम नारकीय जीवन जीने वाले हैं। वो पीढ़ियां बीत गई जिन्होंने पृथ्वी पर किसी तरीके का संतुलन देखा था। आसमान आग उगलेगा, पृथ्वी ही इस सिरे से बंजर हो जानी है। शहर ही नहीं देश के देश डूब जाने हैं। क्लाइमेट माइग्रेशन इस सदी की बड़ी से बड़ी त्रासदियों में होगा। करोड़ों अरबों लोग अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगहों पर जाने को मजबूर हो जाएंगे। आज के शहर कल की रेगिस्तान है, उन्हें छोड़ना पड़ेगा। ये नदियां सब सूख जानी है। नदी किनारे जितने शहर बसे थे उन्हें शमशान होना पड़ेगा। ये है आने वाली पीढ़ी का भविष्य। और उसके लिए आप कह रहे हो कि साहब ज़बान पे स्वाद लग गया है, मैं दूध नहीं छोड़ सकता, मैं मांस नहीं छोड़ सकता। जब भी भारत में बात करो क्लाइमेट क्राइसिस की तो लोगों को 2 बातें समझ में आती हैं। एक तो ये कि एसी मत चलाओ, दूसरा हम पेड़ लगा देंगे। तुम्हारे एक पेड़ लगाने से क्या होगा? तुम्हें कुछ पता भी है? तुम एक पेड़ लगाओगे वो 10-20 साल में बड़ा होगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा जंगल के जंगल, पेड़ की बात करो ना, जंगल के जंगल किस लिए काटे जाते हैं? वो काटे जाते हैं खेती के लिए। और दुनिया की 75-80% जो खेती होती है वो मनुष्य के लिए अनाज उगाने को नहीं होती। वो गाय भैंस और भेड़ और बकरी और मुर्गा इनको दाना उगाने के लिए होती है। अब बहुत लोग सुन के सन्न रह जाएंगे, कहेंगे ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। कि भारत में तो नहीं होता, कम से कम ऐसा भारत में भी बिल्कुल वही आंकड़ा है। दुनिया की 3/4 से ज़्यादा खेती मांसाहारियों के लिए हो रही है। अब मांसाहारी कहते हैं हमने तो मांस खाया, नहीं तुमने मांस नहीं खाया। 3/4 खेती मांसाहारी के लिए हो रही है। वो जो वहाँ उगता है वो किसको दिया जाता है? गाय भैंस बकरे को। अब बकरा हवा खा के तो नहीं बड़ा हो जाएगा ना। भैंस काटते हो 500 किलो का पशु, वो क्या खा के बड़ा हुआ है? उसको खेती करोगे तभी तो उसको खिलाओगे। लेकिन ये बात हमारे सामान्य ज्ञान में है नहीं। और वो जो खेती के लिए ज़मीन है उसकी आवश्यकता बढ़ती जा रही है क्योंकि लोगों को मांसाहार और करना है। जंगल के जंगल साफ होते जा रहे हैं। लोग कहते हैं देखो मैंने क्लाइमेट क्राइसिस के लिए किया, मैं अपने हर जन्मदिन पे ना 2 पेड़ लगाता हूँ। तुम्हारे 2 पेड़ लगाने से क्या हो जाएगा भाई? तुम किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? मांसाहारियों ने इस पूरी पृथ्वी को कहीं का नहीं छोड़ा। उन मांसाहारियों में दुग्धाहारी और जोड़ दो, क्योंकि मांस और दूध इनमें चोली दामन का साथ है। ये बिल्कुल जुड़े हुए उद्योग हैं। ये हमें कुछ पता ही नहीं ना बातें। कितने ही तथ्य हैं और कितनी ही बार, दर्जनों बार
तो मैं हर तरह के मंच पर उन तथ्यों को उद्घाटित कर चुका हूँ, और कोई छुपे तथ्य नहीं है कि मैं ही लेके आ रहा हूँ क्लासिफाइड से। वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, आप थोड़े भी जागरूक है तो आपको मिल जाएगी। अभी तक भी शायद हमारी टेक्स्ट बुक्स में जो पूरा क्लाइमेट चेंज का विज्ञान है वो बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा ठीक से। मुझे बहुत हैरत होती है जब मैं देखता हूँ कि जवान लोगों को भी नहीं पता कि क्लाइमेट क्राइसिस के पीछे की साइंस क्या है। वो भी इधर उधर की बहकी बहकी बातें करते हैं। क्लाइमेट चेंज की बात आती है तो लोग इतना तो फिर भी बोल लेते हैं, जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, कि हाँ हाँ गाड़ी में ईंधन जलता है तो उससे क्लाइमेट चेंज होता है। इतना तो फिर भी थोड़ा, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है कि आप अपनी प्लेट पे क्या रखा हुआ है। आप जो खा रहे हो उसी से ही पृथ्वी बर्बाद हो रही है, और इतनी बर्बाद हो रही है कि हमारे पास शायद अब 10-20 साल भी नहीं बचे हैं एक सामान्य जीवन जीने के। आप अगर यूएन से पूछोगे या बड़े साइंटिस्ट से पूछोगे तो वो कहते हैं कि शायद अब आखिरी 2 साल हैं जिसमें आप कुछ कर भी सकते हो इस क्राइसिस को मिटिगेट करने के लिए। उसको अब आप रिवर्स नहीं कर सकते, पर जहाँ हैं वहाँ भी रोकने के लिए बस 2 ही साल बचे हैं। और कुछ कहते हैं कि वो 2 साल भी अब नहीं बचे हैं, आपने ऑलरेडी जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है वो क्रॉस कर दिया है, और अब आप जो है कैटास्ट्रॉफिक फीडबैक साइकिल के लूप में प्रवेश कर चुके हो, जिसमें अब कोई रिवर्सिबिलिटी नहीं है। जहाँ पर अब तापमान सिर्फ इसलिए बढ़ेगा क्योंकि तापमान बढ़ा हुआ है, और बढ़ेगा क्योंकि बढ़ा हुआ है, और बढ़ेगा तो फिर और बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो और बढ़ेगा। आप इस तरह के एक स्पाइरल में एंटर कर चुके हो। पर ये बात हमें पता भी नहीं है, और हमारे पॉलिटिशियंस शायद जानते नहीं, जानते भी तो हमें बताना नहीं चाहते, क्योंकि बताने में उनका कोई हित नहीं है। बहुत सारे देशों में बहुत तरह की चीज़ें किसी समय पर चलती थी, फिर उनको वर्जित कर दिया जाता है। वर्जित कर दिया जाए तो जो लोग उसमें लगे तो सब बोलेंगे कि हमारा क्या होगा। मान लो किसी देश में चोरी चकारी चलती थी, फिर नियम सख्त करके कानून लाके वर्जित कर दिया जाए तो सारे चोर बोलें कि अब हमारी आजीविका रोजी रोटी का क्या होगा। तो ये कौन सा तर्क है? मूर्खतापूर्ण तर्क है। कितनी चीज़ें थी जो पहले अनुमत थीं अब वर्जित हैं, उसमें आप तर्क दो कि उन लोगों की लाइवलीहुड का क्या होगा, तो ये मूर्खतापूर्ण तर्क है। और एक बात बताता हूँ, एग्रीगेट लेवल पर क्लाइमेट चेंज इकोनॉमी को लॉस देता है ना। माने अगर आप उसको रोक दो, ये सारे धंधे रोक दो जिनसे क्लाइमेट चेंज और बढ़ता है, तो इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। वो जो फ़ायदा होगा, वो जो सरप्लस जनरेट होगा, वो उन लोगों को दे दो ना जिनकी लाइवलीहुड पे असर पड़ा था। नहीं समझे? एक मोहल्ले में, एक बहुत छोटा उदाहरण ले रहा हूँ, उदाहरण है, समझना चाहोगे तो समझ पाओगे। एक मोहल्ले में एक साहब कहीं से एक सड़ा हुआ डीजल जनरेटर ले आए थे और उसको खूब चलाते थे। कोई पूछा कि क्यों चलाते रहते हो हर समय? वहाँ बिजली कट जाती थी, वो चलाते थे। कोई क्यों चलाते रहते हो? बोले मेरे घर के भीतर कुछ काम होता है जिसमें मुझे चाहिए होती है बिजली, और अगर ये मैं नहीं चलाऊँगा डीजल का जनरेटर तो मुझे हर महीने 10,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा, तो मैं इसलिए चलाता हूँ। और वो जो डीजल का जनरेटर चल रहा है, उसके धुएं से मोहल्ले में 20 लोग बीमार पड़े हैं, और वो जो 20 लोग हैं वो सब प्रतिमाह अपनी दवाइयों पे डॉक्टर पे 5-5 हज़ार का खर्चा कर रहे हैं। 20 लोग बीमार पड़े हैं और वो प्रतिमाह खर्चा कर रहे हैं 5,000 का। तो पूरे मोहल्ले पे उस डीजल जनरेटर का क्या असर हुआ है? जिसके घर में चल रहा है उसको 10,000 का फायदा, और पूरे मोहल्ले को क्या हुआ है? 20 लोगों को 5-5 हज़ार का नुकसान, माने 1 लाख का नुकसान। ठीक है, कुल मिलाकर के मोहल्ले को क्या हो रहा है? 90,000 का नुकसान। अब अगर हम वो डीजल सेट फेंक देते हैं तो पूरे मोहल्ले को क्या हो गया? 90,000 का फायदा। ये जो भाई रो रहे हैं कि मेरे 10,000 का नुकसान हो गया, उस 90,000 में 10,000 इनको दे दो, तो भी 80,000 का नेट सोशल सरप्लस निकला ना? निकला ना? हाँ, यही क्लाइमेट चेंज की भी इकोनॉमिक्स है। इट्स अ सोशल ट्रेजेडी, इट्स अ ट्रेजेडी एट द एग्रीगेट लेवल। 2-4 लोगों को इससे फायदा हो जाता है। उदाहरण के लिए, अब कोई स्लॉटर हाउस है, उसको तो फायदा हो ही रहा है भैंस काटने से, पर वो जो भैंस का तुम कर रहे हो
वो एग्रीगेट लेवल पर, सोशल लेवल पे, नेशनल और ग्लोबल लेवल पर बहुत बड़ा एक निगेटिव इकोनॉमिक फैक्टर है। समझ में आ रही बात? तो ये गलत तर्क है कि कुछ लोगों को नुकसान हो जाएगा। जिनको नुकसान हो जाएगा उनकी भरपाई करी जा सकती है। और ये बात मोरल भी नहीं है कि तुम्हारा नुकसान हो। तुम काम गलत कर रहे थे, तुमने काम चुना क्यों? और एक जागरूक नागरिक होने के नाते तुम्हें खुद भी कहना चाहिए कि मैं ये काम नहीं करूंगा। चलो कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ रोजी रोटी का सवाल है, पेट चलाना होता है, समाज भरपाई कर देगा, लेकिन ये काम बंद करो। ये सब बहुत ज़रूरी बातें हैं, पर ये समझ में आने में कोई मुश्किल बातें नहीं हैं। मुश्किल से 50 से 100 पन्नों की एक किताब में ये सारी बातें समा जाएंगी। वो रिसर्च करनी है तो उसका तो कोई अंत नहीं है, पर जितना एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बनाने के लिए जानकारी चाहिए, उतनी जानकारी 50 से 100 पन्नों के डॉक्यूमेंट में आ जानी है। और वैसे डॉक्यूमेंट उपलब्ध भी हैं, लेकिन वो मेन स्ट्रीम नहीं हो रहे, क्योंकि मेन स्ट्रीम सिर्फ नशा है। हमें ये महसूस ही नहीं करने दिया जा रहा, जानने नहीं दिया जा रहा कि ज़मीन पर इस वक्त हकीकत क्या चल रही है। कभी हमें चुनावों का नशा दे देते हैं, एंटरटेनमेंट का नशा है, IPL का नशा है। तुम इन नशों में लगे रहो और तुम एक्सटिंक्ट हो रहे हो, तुम सदा के लिए मिट रहे हो। अच्छा जी, अभी जो आंकड़े डिस्कस हुए उन्हीं के बेसिस पे मैंने अभी ChatGPT पे 2 क्वेरीज फायर करी। पहला लिखा कि जो जितना नॉनवेज कंजम्पशन होता है, वो जो एनिमल्स है, कैटल्स हैं, वो कितना पानी कंज्यूम करती हैं। तो उसका ईयरली कंजम्पशन निकला 871 बिलियन लीटर्स इन दिल्ली। और ये देखा कि दिल्ली में पर ईयर वाटर कंजम्पशन कितना होता है बाय ह्यूमंस, तो वो निकला है 1.66 ट्रिलियन। तो दैट मीन्स 52% ऑफ द वाटर दैट इज़ कंज्यूम्ड। अभी हम वाटर शॉर्टेज की बात कर रहे हैं, मतलब 50% से ज़्यादा जो पानी है वो मांसाहार तुमने के लिए जा मांसाहार रहा को है। खिला दिया। और हम कहते हैं दिल्ली में पानी नहीं है। अगर ये आंकड़े सही हैं तो दिल्ली का आधा पानी मांसाहार की भेंट चढ़ रहा है, फिर हमको पानी नहीं है पीने को। कोई कमी नहीं है आंकड़ों की। तुम जितना उसमें घुसोगे भयानक तथ्य सामने आएंगे, पर इन तथ्यों को सामने आने नहीं दिया जा रहा। देखो, सबसे जो अच्छा तरीका है, आदर्श, आइडियल, वो तो यही है कि जिन लोगों के पास मंच हैं बड़े और माइक हैं बड़े, वो करें। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंडे में होना चाहिए था, मैनिफेस्टो में होना चाहिए था। दे हैव द रीच एंड द वॉइस, उन्हें करना चाहिए था, तो वो करें। वो अगर नहीं कर रहे तो आम आदमी को करना पड़ेगा, हमारे तुम्हारे ऐसे लोगों को करना पड़ेगा। हम कर भी रहे हैं, संस्था हमारी करती भी है पूरा वो सब कुछ, लेकिन हमारे पास वो रीच तो नहीं हो सकती ना जो किसी नेशनल पार्टी के पास है। और रीच अगर सोशल मीडिया पर की बात करोगे तो रीच सोशल मीडिया पर उसको उस चीज़ को मिलती है जो चीज़ लोकप्रिय हो। कोई ढंग की चीज़ तो ट्रेंडिंग करती नहीं। मनोरंजन हो, अश्लीलता हो, सनसनी हो, कुछ भी सस्ती सामग्री हो, वही आगे बढ़ती है इनके एल्गोरिदम्स में अपने आप सोशल मीडिया के। आप क्लाइमेट चेंज जैसा मुद्दा लाओगे तो वो अगर वीडियो है तो अपने आप तो नहीं आगे बढ़ने वाला। अभी हम बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ये पब्लिश भी होगी रिकॉर्डिंग, तो ये वीडियो कोई अपने आप तो नहीं ट्रेंडिंग में चला जाएगा। तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा? हम इसको प्रमोट करते हैं। जो ऐसे वीडियोस हैं जो बिल्कुल पब्लिक इंटरेस्ट के हैं, हम उनको प्रमोट करते हैं, क्योंकि पब्लिक उन्हें खुद नहीं देखेगी। तो हम कहते हैं ये वीडियो तुम्हें देखना पड़ेगा, और हम उस पर अंधाधुंध पैसा खर्च करते हैं कि पब्लिक वो वीडियो देखे, क्योंकि वो वीडियो अगर नहीं देखोगे तो पृथ्वी कहीं नहीं बचने वाली। यही तरीका है। लेकिन इस तरीके में फिर ऑब्वियस जो बॉटलनेक है वो रिसोर्सेस का है। आप प्रमोट तो कर सकते हो, पर आपको उसको करोड़ों लोगों तक पहुंचाना है तो उसमें बहुत बहुत पैसा लगता है। तो वो एक सीधी सीधी वहाँ पर हैंडीकैप बनती है। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं।
2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर। पहला महीना बिल्कुल फ्री, गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।